हे गाइस, वेलकम टू ई स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CUCET 2007 का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड आज हमारा पार्ट 1 है जहां पर हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन को पेपर का सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 क्यों है? क्योंकि जो 2007 का जो CUCET हुआ था वो एक कंबाइंड पेपर हुआ था जहां पर फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस थे एंड केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट 60 क्वेश्चन थे वो फिजिक्स के था एंड सेकंड जो 61 से लेकर 120 तक जो सेकंड 60 क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री के थे। तो इसलिए हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो 61 से स्टार्ट हुआ है। आप ये मान सकते हैं कि जो 61 नंबर है आपका फर्स्ट नंबर है। तो हम आज 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपका जो 61 क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपका गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के टाइम ये दो स्टेप के रिएक्शंस आपके ऑकर्स हो रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है कि इन जो रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्स एंड वो एक्स जाकर सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ रिएक्टेंट, देन आपका प्रोडक्ट के साइड वाई के साथ आपका AU का फॉर्म हो रहा है, मतलब कि प्योर गोल्ड का आपका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो दो गाइस जो आपका रिएक्शन में एक्स एंड वाई, जो एक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वाई कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आपको बताना है आइडेंटिफाई करके। ठीक है, फाइंड आउट करके आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिंपली आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड का रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। तो गाइस चलिए हम भी वही करते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड का रिएक्शन को ही देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ AU प्लस 8 CN माइनस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट करके आपको प्रोड्यूस करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ AU CN का होल टू माइनस प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म होता है। देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AU CN का होल टू माइनस, जो कि आपका फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, उसका 2 मॉलिक्यूल सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिंक के साथ रिएक्ट करते हुए आपको फॉर्म करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक CN का होल 4 Cl का होल 4 एंड सिल्वर होल पर 2 माइनस प्लस आपका प्योर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में जो हमने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ AU लिया था वो गोल्ड का ओर था, गोल्ड मींस की जो इम्प्योर मींस गोल्ड के साथ इम्प्योरिटीज भी मिले हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम जो फाइनली सेकंड रिएक्शन का जो फाइनली हमको ये मिल गया प्योर गोल्ड की एक्सट्रैक्शन होकर। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शन था यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था AuCN का होल टू कट माइनस, ये आपका गाइस एक सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, एंड यही आपका है X, ये आपका X है जो कि सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके जिंक के साथ आपको प्रोडक्ट दे रहा है Y, उसके साथ साथ आपको गोल्ड मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स आपका जो X है, X आपका है AuCN का होल टू माइनस एंड आपका जो Y है आपका जिंक CN4 का 2 माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि यहाँ पर देखिए AuCN का होल 2 का माइनस एंड Zn होल CN4 का 2 माइनस। सो दैट्स आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मेनली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड का रिएक्शन याद रहना चाहिए था। ठीक है, ओके गाइस, तो अब चलिए हम मूव कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 आपको क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन 6.02 into 10 to the power 25 हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल इज, मतलब आपका 6.02 into 10 to the power 25 नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में आपका कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि सिंपल है, 6.02 into 10 to the power 25 नंबर ऑफ HCl में आपके कितने नंबर ऑफ Cl मॉलिक्यूल्स है आपको फाइंड आउट करना है। 5, 50, 100, 10 क्या है इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइस चलिए हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो HCl मॉलिक्यूल होता है उसका मान लीजिए 1 मोल ऑफ HCl में कितने नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं? आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं 6.02 into 10 to the power 23, मतलब कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी प्रेजेंट रहते हैं। आपको तो ये सिंपल जो कंसेप्ट है आपको तो पता होगा कि 1 मोल ऑफ HCl में आपका 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी यहाँ पर मेंशन कितना है? 6.02 into 10 to the power 25 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन 6.02
into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है, कितने मोल्स ऑफ इन 0.6.025 मॉलिक्यूल्स में मोल्स ऑफ HCl कितने हैं, इक्वल्स टू कितना होगा 6.02 into 10 to the power 25 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 23। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 6.0 से 6.02 कट जाएगा एंड ये कट के आपको मिल जाएगा 100 मोल्स। मतलब आपका देखिए 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 1 मोल था, सो 6.02 into 10 to the power 21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपका 100 मोल आपका प्रेजेंट है। मतलब कि अभी आपका 100 मोल्स आपका प्रेजेंट है, मतलब कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपका 100 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। अभी आपको बताना कि इसी 100 मोल्स में आपका कितने नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देखिए आपको पता है जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लेते हो, तो वो आपका डिसोसिएट होते हैं H2 प्लस Cl2 में, राइट। आपको पता है कि आप जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl को डिसोसिएट होता है तो आपका H2 एंड Cl2 फॉर्म होता है। सो मतलब कि 2 मोल्स का HCl आपको दे रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, मतलब 2 मोल्स HCl में आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। सो 100 मोल्स ऑफ HCl में, तो यहां से आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, दैट इज 100 मोल्स ऑफ HCl में आपका कितने प्रेजेंट होगा, उसका हाफ मतलब 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आपके प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 50। आई होप कि आपको कंप्लीट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए गाइस, पहले आपको सिंपल आपका रिलेशन पुट करना था, दैट इज 1 मोल में आपके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज 100 मोल्स। अभी आपको पता है कि 2 मोल्स ऑफ HCl आपको देता है एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, सो 100 मोल्स ऑफ HCl आपको कितने मॉलिक्यूल्स देंगे, जस्ट उसके हाफ 50। जब 2 मोल्स था तो उसके हाफ 1 मॉलिक्यूल्स दे रहा था, जब 100 मोल्स होंगे तो उसके हाफ 50 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब चलिए फटाफट हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 63 में। तो गाइस 63 आपको ये कह रहा है कि ग्राफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। ठीक है, ग्राफाइट आपका एक सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट होने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। द रीजन फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर इज दैट ग्राफाइट की किस आपका एनोमलस बिहेवियर के लिए आपका ये प्रॉपर्टी उसका शो होता है। हैज मॉलिक्यूल ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मासेस लाइक पॉलीमर्स, हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ए लार्ज प्लेट ऑफ रिंग्स of strongly bonded carbon atoms with weak interplate bonds in a non-crystalline substance, is an allotropic form of carbon। तो कौन से प्रॉपर्टी के लिए ग्राफाइट का ये एवब आपका जो डिफिकल्ट टू मेल्ट होना, ये प्रॉपर्टी आपको शो करता है। तो गाइस ये इंफॉर्मेटिव है, इसका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा सेकंड, क्योंकि होता क्या कि यहाँ पर आपको पूछा क्या था कि ग्राफाइट इज सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। मतलब यहाँ पर होता क्या कि जो यहाँ पर जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बनता है, जो ग्राफीन का बनता है प्लेनर स्ट्रक्चर, वो जो कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड बनकर आपको जो प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, वो काफी स्ट्रांगली बंडेड होते हैं, हेल्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो काफी डिफिकल्ट होता है मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, ये काफी इजी था। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो अब चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 आपको कह रहा है कि पैरासिटामोल इज एन एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक बोथ 2 and 3। देखिए पैरासिटामोल आपका क्या है, एंटी मलेरियल या एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो गाइस आपका ये सिंपल क्वेश्चन था, आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा बोथ 2 and 3। मतलब कि पैरासिटामोल आपका एंटीपायरेटिक भी है एंड एनाल्जेसिक भी है। अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूं कि एंटीपायरेटिक होता क्या है, तो ये आप जान रखिए कि एंटीपायरेटिक होता क्या है, देन ही आप आंसर कर सकते हो पैरासिटामोल। क्योंकि पैरासिटामोल आपको पता है कि जब आपको फीवर होता है, बॉडी पेन करता है, तो आप दुकान से जाकर, मेडिसिन स्टोर से जाकर पैरासिटामोल लेकर आप उसको कंटेन करते हो। तो दैट इज एंटीपायरेटिक क्या है। ठीक है, एंटीपायरेटिक जो है ना, तो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी क्या है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक सब्सटेंस वो होते हैं, सब्सटेंस
या मेडिसिन आप कह सकते हो, भी कह सकते हो, सब्सटेंस which reduce फीवर। जो भी सब्सटेंस आपकी फीवर को कम करता है उसको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंड एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक आपका है सब्सटेंस which reduce पेन। आपका जो बॉडी का जो पेन होता है, जब फीवर के टाइम आपका बॉडी का जो पेन होता है, जो पेन को रिड्यूस करता है, उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो बोथ फीवर एंड पेन के लिए आपको पता है कि आप पैरासिटामोल को यूज करते हो, सो दैट्स व्हाई पैरासिटामोल आपका एंटीपायरेटिक भी एक है एंड एनाल्जेसिक भी एक है। मतलब कि पैरासिटामोल आपका फीवर को भी रिड्यूस करता है एंड आपका पेन को भी रिड्यूस करता है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटॉम्स आपको प्रेजेंट होंगे। 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, 2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस अभी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए ये थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स है, आपको सॉल्व करना होगा मैथमेटिकल वे में। देखिए मेनली ये जो क्वेश्चन है आपका मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अभी बोला कि तो पहला ऑप्शन जो है था 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में देख लेते हैं कि हमारा कितने, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो दिया है 2 ग्राम्स ऑफ वाटर, 2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो दिया है 4 ऑप्शन में, सब में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, इनको काउंट करना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा है, देन हम आंसर कर पाएंगे। तो अब चलते हैं 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने देखें। देखिए मान लीजिए कि हमारा जो एक 1 ग्राम जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है, आपका जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आपका 18 ग्राम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 18 ग्राम प्रेजेंट रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अभी आपका 2 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसको आपको काउंट करना है, ठीक है। अभी देखिए जो 18 ग्राम होता है ये आपका 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल मतलब कि 1 मोल ऑफ वाटर में आपका 18 ग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड उनका जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है, ठीक है। अब आप यहां से एक रिलेशन कर सकते हो कि अगर 18 ग्राम में आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपका कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 2। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आपको आना चाहिए। तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा, कैलकुलेशन डाटा में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हूं, तो आपका आंसर बन जाएगा 0.67 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कि आपका 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो सेम वे में अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एंड 2 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, देन ही हम कमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं 2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, 2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अब देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जो 1 मोल है, उसका 1 मोल मतलब इसमें 64 ग्राम, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि SO2 का आपका मॉलिक्यूलर वेट है 64, मतलब कि 1 मोल जो कि 64 ग्राम है, इसमें आपका प्रेजेंट रहता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी यहां पर आपको 2 ग्राम्स का कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको 2 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, सेम कैलकुलेशन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 64। तो यहां से आपको डाटा मिल जाएगा 0.188 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो 2 ग्राम्स ऑफ SO2 में आपकी 0.188 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर सेम हम कैलकुलेशन करें 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका जो 1 मोल ऑफ CO2 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 44, ओके, आपका 44 होता है, 44 ग्राम होता है एंड 44 ग्राम में आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 मोल्स में आपके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एंड 1 मोल आपका 44 ग्राम्स है, ठीक है। अभी आपको 2 ग्राम्स के लिए निकालना है, तो 2 ग्राम्स में आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 44, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.0272 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी हमारा लास्ट कैलकुलेशन जो था 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वेट होता है, सॉरी अभी 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें काउंट करना है, तो इसमें अभी अगर हम 1 मोल ऑफ CO लें, कार्बन मोनोऑक्साइड लें, तो इसका वेट रहता है गाइस, इसका 28 ग्राम रहता है, 28 ग्राम, एंड इसमें आपके 28 ग्राम में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका 2 ग्राम्स में आपको कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे? इसका 2 ग्राम्स में आपको रहेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जब आप करोगे अपॉन 28 इंटू 2, और यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 ग्राम्स के लिए निकाल रहे हो, राइट। तो इंटू 2 करने के बाद आपको मिल रहा है 0.43 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी गाइस आप देख सकते हो कि आपका 2 ग्राम्स ऑफ जो वाटर था वहां पर ही आपका सबसे 0.67 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि 0.188, यहाँ पर देख सकते हो कि 0.272 एंड यहाँ पर 0.43, तो सबसे हाईएस्ट आपका है 0.67 नंबर। तो इसमें मतलब कि 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये था गाइज आपका सिंपल कैलकुलेशन, मतलब कि मोल कंसेप्ट को रिलेट करते हुए आपका सॉल्यूशन था इसका। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 65 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 आपको पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब कि इनमें से कौन सा आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो पहले आप समझ लीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट वो होता क्या है, देखिए आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, एंड वहां पर ये कंसेप्ट आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब कि सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with different functional group, okay, different functional group, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मतलब कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो अभी जो फॉर्म में प्रेजेंट है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मेंटेन करते हुए उसका सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप क्या दिखा जा सकता है, वो किस केस में पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा अल्कोहल C2H5OH, क्योंकि अभी आप अगर C2H5 को देखोगे, C2H5OH को, तो यहाँ पर दो कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। अभी ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है। लेकिन इसी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ हम इसका और एक फंक्शनल आइसोमर लिख सकते हैं, दैट इज ईथर, मतलब CH3OCH3। देखिए ये आपका ईथर कंपाउंड है, लेकिन यहां पर भी आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब हम इसको रीअरेंज करके डिफरेंट कंपाउंड में एडजस्ट करा सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आपका जो C2H5 है वही आपका ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मेंटेन करते हुए डिफरेंट आपके कंपाउंड शो करेगा, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड आपको शो करेगा, ठीक है। एक आपका अल्कोहल शो किया, तो सेकंड आपका ईथर शो किया, राइट, ओके। सो गाइस आपको आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इन द आयोनिक इक्वेशन ऑफ BiO3 माइनस प्लस 6 हाइड्रोजन 6H प्लस Xe माइनस gives us Bi3 प्लस bismuth 3 प्लस 3 वाटर। वैल्यू ऑफ X इज, यहाँ पर आपको X पूछा है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होनी चाहिए इस रिएक्शन को सैटिस्फाई करने के लिए।
आपको सिंपली उसको आंसर करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए इस जो इक्वेशन है इसको अच्छे से लिख के समझते हैं। देखिए आपका रिएक्शन क्या है, BiO3 माइनस प्लस 6H प्लस प्रोटॉन प्लस यहाँ पर आपका X इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको दे रहा है यहाँ पर बिस्मथ 3 प्लस प्लस 3 वाटर। ओके 3 वाटर। तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर हम बिस्मथ की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर ये +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें इसी से ही आपका आंसर निकल आएगा। देखिए अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैलकुलेशन करते कैसे, मान लीजिए कि पहले हम X लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, माइनस ऑक्सीजन का वन सिंगल ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए टोटल चार्ज कितना होगा -6 इक्वल टू -1 है, क्योंकि चार्ज 1 है तो -1 है, नेगेटिव है तो -1 है। अभी यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें x इक्वल्स टू -1 प्लस 6 इक्वल्स टू +5, तो यहां पर बिस्मथ के ऊपर +5 का चार्ज है, ठीक है, +5 का चार्ज है। अभी +5 से बिस्मथ अभी +3 में जा रहा है, +5 से अभी बिस्मथ +3 में जा रहा है। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, मतलब कि यहां में आपका जो रिएक्शन था बिस्मथ आपका +5 से सिंपली आपका जा रहा है बिस्मथ +3 में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स की गैप था, अभी जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स की गैप है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो गए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड अप हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू बन जाएगा 2, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा 2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, देन ये जो रिएक्शन सेटअप है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, 6 हाइड्रोजन थे और 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन मिलाकर आपको तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे, बस हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही सेटिस्फाई करना था। तो आई होप कि ये वाला जो ट्रिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन को, तो आप आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ ए गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3 मोलर, मतलब कि एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जिसका मोलैरिटी आपको गिवन है 3 मोलर, इट्स नॉर्मलिटीज, मतलब आपको नॉर्मलिटी काउंट कैलकुलेट करना है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो पहले आप समझ लीजिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है। एक ऐसा फॉस्फोरिक एसिड जहां पर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, वो उसका मैक्सिमम उसका जो सबसे ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें प्रेजेंट हो रहा होगा। मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल्स होता है आपका H3PO4। H3PO4 आपका एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल्स है। अगर यहाँ पर आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पर -8 एंड 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो -8 +3 तो आपका यहाँ पर आ रहा है +5। तो फास्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं +5। एंड आपको पता है कि जो फास्फोरस है ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। सो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। सो ये इसके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो जो H3PO4 है वो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, क्योंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यही मतलब है कि ऐसा फॉस्फोरिक एसिड जहां पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फॉस्फोरस है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इन H3PO4। तो H3PO4 कंपाउंड आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। अभी बोल रहा है आपको कि H3PO4 का मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का आपको मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है 3 मोलर। अभी यहां से आपको नॉर्मलिटी काउंट करना है, तो सिंपल आपका फॉर्मूला को यूज करना है, क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, क्या होता है नॉर्मलिटी इनटू n फैक्टर। सिंपली अभी आपको मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3 इनटू नॉर्मल n फैक्टर की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए गाइस, जो H3PO4 के लिए अगर आप n फैक्टर की कैलकुलेट करोगे तो n फैक्टर होता क्या है कि एक कंपाउंड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एंड आपको पता है आप H3PO4 में ये जो 3 आपके हाइड्रोजन दिख रहे हैं आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका ये H3PO4 है
तो ये आपका कन्वर्ट हो सकता है PO4 3 माइनस प्लस 3H प्लस में, मतलब कि 3 हाइड्रोजन यहां से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो दैट्स वाई आपका n फैक्टर की वैल्यू आपका आ जाएगा 3। अगर इसी 3 को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 इन नॉर्मल। ठीक है, मतलब कि नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है आपका वहां पर आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो आई होप कि ये सिंपल कैलकुलेशन था, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। एसिडिफाइड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन गिव्स ब्लड रेड कलरेशन व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि आपको ये बोल रहा है कि एसिडिफाइड सोडियम फ्यूजन है, एक एसिडिफाइड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जिसमें आप ऐड कर रहे हो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को, तो आपको मिल रहा है एक ब्लड रेड कलरेशन कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। तो वो आपका किसके प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, वो जो ब्लड रेड हो रहा है वो किसके प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर यहां पर हम इसका डिटेल्स में इसका रिएक्शन को देखेंगे, देखिए आप क्या कर रहा है कि एसिडिफाइड ठीक है, एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ जब आप ऐड करते हो फेरिक क्लोराइड, क्या फेरिक क्लोराइड जब आप ऐड करते हो तो आपको एक ब्लड रेड पीपीटी प्रेसिपिटेशन मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ब्लड रेड प्रेसिपिटेशन मिल रहा है ये किसकी इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, अगर हम एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट को देखें तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइज सोडियम आइसोथायोसाइनेट, दैट इज NaCNS, ठीक है, NaCNS ये आपका है इसका एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट का, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCNS। जब ये NaCNS आपका फेरिक क्लोराइड मतलब कि FeCl3 आपका FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो गाइस आपको फॉर्म होता है FeCNS का होल 3। ओके, FeCNS का होल 3 आपको फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो Na है ना वो Na प्लस में प्रेजेंट होगा एंड जो CNS है वो -1 में, मतलब ये +1 ये -1 में प्रेजेंट होगा, और Fe है Fe+3 है, तो Fe+3 है तो Fe+3 के साथ यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CNS आपका अटैच्ड होगा। तो यही आपका जो FeCN3 है इसका ही कलर आपको मिलता है ब्लड रेड, इसी का ही कलर आपको ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर आपको ये जो CNS का इंडिकेशन होता है, मतलब कि अगर हम ऑप्शन में जाएं तो सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड क्लोरीन, तो आपका आंसर बन जाएगा नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्योंकि यहाँ पर आपको नाइट्रोजन एंड सल्फर का इंडिकेशन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका सिंपली आपका आंसर बन जाएगा नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन जनरल ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इन जनरली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कम ही पता होते हैं, मींस क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना आप एंड में अटेम्प्ट करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए मूव कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 70 आपको कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with it will be given। आपको है h की जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले जो हमारे पास जो गिवन डाटा है ना उसको हम पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर गिवन है मास। ओके, मास आपका गिवन है इक्वल टू 10 मिलीग्राम। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर दें तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू द पावर -5 केजी। ठीक है, आप यूनिट कन्वर्सन कर लेना, क्योंकि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 केजी होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -5 केजी। ठीक है, एंड आपको वेलोसिटी क्या गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मतलब कि 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। एंड आपको h की वैल्यू गिवन है 6.63 into 10 to the power -34, 6.63 into 10 to the power -34 जूल into सेकेंड, ये आपको गिवन है। और यहां से आपको वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए डी ब्रोगली का, तो जो कि फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बस
आपको सिंपल करना है कि यहाँ पर जो h, m और v की जगह पर आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए h की जगह पर अगर हम पुट करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मास की जगह पर हम पुट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 5 kg, ओके 5 kg इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ये सेकेंड इनवर्स अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर सेकेंड की स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो लैम्बडा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 एंड यहाँ पर 10 टू द पावर 3। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। तो नीचे आपका अभी यूनिट को हमें सॉल्व करना होगा। यूनिट को नीचे यूनिट है आपका केजी इंटू मीटर, ऊपर यूनिट है आपका जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पर केजी पे जूल को अभी आपको केजी में फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। एंड आपको पता है जूल का जो यूनिट जो केजी के फॉर्मेट में जो यूनिट होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जूल का आपका यूनिट कन्वर्जन होता है। तो अगर इसी यूनिट कन्वर्जन को यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर इंटू आपका था सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड टू द पावर माइनस 2 एंड सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर ये कट जाएंगे, केजी के साथ केजी कट जाएगा, मीटर के साथ मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर ओनली बचेगा मीटर आपका। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम इरेज करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इरेज कर लूँ, इरेज करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बचा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, नीचे हमारा है 10 टू द पावर माइनस 3 एंड हमारा यहाँ पर बच गया मीटर। अभी आप देख सकते हो कि 10 टू द पावर माइनस 3 जब ऊपर चला जाएगा वो 10 टू द पावर प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर प्लस 3 एंड 10 टू द पावर माइनस 34, तो आपका आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर। तो ये गाइस आपका आ गया वैल्यू ऑफ लैम्बडा, उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू आपका आ गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर। चलिए चेक करते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। यस, ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 में 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर। तो गाइस आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो फटाफट मूव कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आस्किंग यू Mg2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Mg2+ आपका किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है इसको पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। तो गाइस देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि Mg2+ में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही सेम इलेक्ट्रॉन्स गिवन जो ऑप्शन है उसमें कितने प्रेजेंट है। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं जो Mg2+ में आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। गाइस आपको पता है जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब इसमें 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। अगर Mg2+ मतलब कि मैग्नीशियम के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वहां से आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है। मतलब आपका जो Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो Mg2+ आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी अगर आप कैल्शियम 2+, Zn2+, सोडियम प्लस एंड कॉपर 2+ में देखिए आपका ये सिंपल आंसर बन जाएगा सोडियम प्लस, क्योंकि आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। सो दैट्स व्हाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका 11 है। अब अभी Na+, अभी आपका ऑप्शन में गिवन है सोडियम प्लस, मतलब 11 से आपको एक इलेक्ट्रॉन को आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट्स 10। तो ये भी आपका जो सोडियम प्लस है ये भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो दैट्स व्हाई Mg2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सोडियम प्लस। ये काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज, एसटीपी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपका कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। तो गाइस आपको ये सिंपली पता होना चाहिए एसटीपी का कंडीशन के अनुसार कि जो एसटीपी में 1 मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में आपके 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है। मतलब कि एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के सिस्टम में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है। तो गाइस आपको पूछा है कि कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कि सिंपली आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट है, लेकिन 22 लीटर मतलब कि लीटर की फॉर्म में आपके ऑप्शन में कहीं पर गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट किया गया है,
लीटर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर हम इसे 22.4 लीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि 22.4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10 to the power 3 मींस 1000 मिलीलीटर। सो 22.4 लीटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 22400 मतलब कि 22,400 मिलीलीटर। एंड आपको पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिलीलीटर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब आपका इतनी अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम्स आपके एसटीपी में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपली आपका आंसर बन जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाएगा। सिंपली आपका मोल्स कंसेप्ट का एसटीपी का क्वेश्चन था। ओके, सो अब चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। 73 आपको कह रहा है प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग। प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें हैलोजन की प्रेजेंस हो, उसको हम किस टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके किस टेस्ट के बेसिस में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एकदम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बेल-स्टेन्स टेस्ट। आपका बेल-स्टेन्स टेस्ट में आपको होता क्या है कि हैलोजन की डिटेक्शन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन प्रेजेंट हो तो। ठीक है, बेल-स्टेन टेस्ट आपको ये याद रख लेना है। फटाफट मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 74। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+C, मतलब को आपको पूछा है कि आपका Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि क्रोमियम का, सिंपल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सिंपल जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। ठीक है, क्रोमियम आपका 24 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि आर्गन 18 3d5 4s1। ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अभी आपको लेकिन क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा है, मतलब क्रोमियम से आपका अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिडक्शन हो गया है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्रोमियम से रिमूव कर दिए गए हैं। एंड आपको पता है कि जब किसी भी एटॉम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है, वहां से आपका रिमूव होता है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो आपका सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है वो आपका 4s है, देन आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है 3d5। मतलब कि जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकलेगा, लेकिन आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका 4s से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, बाकी आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो कि इस 5 जो इलेक्ट्रॉन से यहां से निकलेंगे। मतलब कि यहां पर अभी बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आर्गन 18 3d3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, एंड 4s0, तो टोटल आपका यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा आर्गन 18 3d3 4s0। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्गन 18 3d3 4s0। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए आपको क्रोमियम के एटॉमिक नंबर एंड क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो अब चलिए मुकर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको कह रहा है कि द मास ऑफ ए मेटल विथ इक्विवेलेंट मास 31.75 व्हिच वुड कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, मतलब कि आपको पूछ रहा है कि द मास ऑफ ए मेटल विथ इक्विवेलेंट मास, मतलब कि एक मेटल की मास आपको पूछ रहा है जिसका इक्विवेलेंट मास है 31.75, जो कि कंबाइन कर रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। और आपको पूछ रहा है कि उस मेटल का मास कितना है, 31.75, 3.175, 8 एंड 1। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक मेटल है, जिस मेटल का आपको इक्विवेलेंट मास, यस आपको इक्विवेलेंट मास आपको गिवन है 31.75। देन वहां पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो आपको गिवन है 8 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम आपको गिवन है, एंड आपको पूछ रहा है कि मास ऑफ ए मेटल। ठीक है, मास ऑफ मेटल पूछ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका
एक आप यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, यही होता है। बस इसी के जगह पर अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट मास आपको गिवन है दैट इज 31.75 इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल आपको निकालना है, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन था 8 ग्राम, ठीक है 8 ग्राम गिवन था इनटू 8, तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, दैट मीन्स कि आपका जो x है इक्वल टू जो मास ऑफ मेटल है वो आपको गिवन है 31.75 आपको मिल गया। बस सिंपल, मतलब कि आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 31.75, मतलब कि मेटल के जो मास है 31.75 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास ऑफ ए मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 75 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम मूव कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 आपको कह रहा है कि बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, आपका एक बेंजीन है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये गाइस आपका एक बेंजीन है 6,6H6, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। आपको बोला कि बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, ओके बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके सनलाइट की प्रेजेंस में HNU सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ये फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि जब आपका बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो ये गाइस आपका स्टैंडर्ड 12 की आपका ये रिएक्शन है कि जब आपका बेंजीन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, जनरली यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलता है। जनरली ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन सिंपली आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल से जो जाकर आपके बेंजीन रिंग में ऐड हो जाते हैं। मतलब आपका यहाँ पर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हर जगह पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। देन यहाँ का जो डबल बॉन्ड रहता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है कि एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बनता है, मतलब ये बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ओके ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर आपको ये बॉन्ड बनाए होंगे। ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एंड सेम तरीके से आपका यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए होंगे। तो होता क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है, मतलब कि इस कार्बन की जगह पर एक फ्री रेडिकल, इस कार्बन की जगह पर उनके ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मतलब कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, एंड आपका इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होकर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सेम तरीके से आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा होता है कि क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, तो यहाँ पर इसका भी होमोलिटिक फ्यूजन होकर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन डट, मतलब कि आपको क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलता है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे करके सारे कार्बन्स में जो टोटल 3 into 2, मतलब कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 6 क्लोरीन एटॉम्स हैं, जो 6 आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, ये सारे जो कार्बन एटॉम है, एवरी जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के पास जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल है, उसके साथ अटैच्ड होकर आपका यहाँ पर होता क्या है कि सिंपली आपका एक इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन एवरी कार्बन पर आपका जाकर क्लोरीन अटैच हो जाता है। इसलिए आपका पाई बॉन्ड्स ब्रेक होकर आपका क्लोरीन की एडिशन, सिंपली आपका क्लोरीन की एडिशन हो जाता है, मतलब इसलिए आपका ये जो रिएक्शन है ये एक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। एंड आपका ये जो फॉर्म हुआ इसका क्या नेमिंग है, इसका नेमिंग है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BHC, ठीक है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड इसका एक कॉमन नेम भी है, एक फेमस कॉमन नेम है गामाक्सिन, ठीक है इसका क्या नेमिंग है गामाक्सिन इसका नेमिंग है, ओके। जो ये जो C6H6Cl6, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिला हमें,
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिला C6H6Cl6, ओके Cl6। तो अब अभी अगर आप देखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 C6H6Cl6, दैट इज योर गैमाक्सिन, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इन द पीरियोडिक टेबल मेटल यूजुअली यूज्ड एज कैटलिस्ट बिलोंग्स टू, मतलब कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन जनरली किस ब्लॉक के एलिमेंट आपका कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं, मतलब कि कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ये गाइज आप याद कीजिए, जब हम 2005 के पेपर डिस्कशन कर रहे थे, सेम क्वेश्चन आपका आया था 2005 में। अभी देखिए 2007 में यही सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। वहां पर भी आपको पूछा था ऑप्शन में कि किस कैटेगरी के, मतलब कि किस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं। तो वहां पर हमने आपको याद होगा कि हम डिस्कशन किए थे कि जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक्स की एलिमेंट्स होती है, वो काफी अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि जो एक कैटलिस्ट होता है, जो वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका काम क्या होता है। कि कैटलिस्ट का काम ये होता है कि एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि एक रिएक्शन में, तो रिएक्शन में होते हैं क्या है, मान लीजिए कि A प्लस B एक रिएक्टेंट्स है, ये A एंड B दो रिएक्टेंट्स हैं। तो होता क्या कि जब आप यहाँ पर कैटलिस्ट देते हो, मतलब मान लीजिए कि हमने कैटलिस्ट आपने C दिया, तो ये कैटलिस्ट का कुछ सरफेस होगा, राइट, ये कैटलिस्ट का सरफेस होगा। तो ये कैटलिस्ट के सरफेस में जो ये A की मॉलिक्यूल्स एंड ये B की मॉलिक्यूल्स आकर अटैच्ड होते हैं, फिर वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके आपको कुछ D की जो प्रोडक्ट है वो आपको फॉर्म करते हैं। मतलब कि आपको जो कैटलिस्ट होता है वो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वो आपका एक क्या देता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि मान लीजिए कि एक घर, एक होम प्रोवाइड करता है फॉर योर रिएक्शन। ठीक है, तो जो डी मॉलिक्यूल्स में से क्या खासियत है कि वो जनरली आपका कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डी मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर काफी अच्छा उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनमें वैकेंट सेल आपके प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट्स व्हाई वो अच्छे से आपके प्रोवाइड कर सकते हैं सरफेस टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो दैट्स व्हाई वो काफी अच्छे से आपके कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो यही आपका जनरल रीजन रहता है कि इस वजह से आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, आपका यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। ओके, ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन फ्रॉम 2005 CUCT। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू which one of the following system? इनमें से कौन से सिस्टम में CO प्लस H2, H2 प्लस Cl2, NO प्लस O2, NH3 प्लस HCl, इनमें से कौन से रिएक्शन सेटअप में आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होगा? तो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है, वो स्टेटमेंट क्या देता है। देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आपका जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इज ओनली एप्लीकेबल, ओके, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ओके, जो आपका डाल्टन्स लॉ होता है वो ओनली नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब जो दो ऐसे गैसेस होंगे जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, उसी सिस्टम में आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होगा। मतलब कि यहाँ पर जो CO प्लस H2, H2 प्लस Cl2, NO प्लस O2, अमोनिया प्लस HCl, ये जो आपको रिएक्शन सेटअप गिवन है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से दो जो कंपाउंड है, दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो उस सेटअप पर ही आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यूज होगा। एंड डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट क्या देता है? देखिए, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो स्टेटमेंट ये देता है कि अगर मान लीजिए कोई नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, तो वो जो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर आपको फील हो रहा होगा, वो आपका जो इंडिविजुअल जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर का सम होगा। मान लीजिए कि कोई एक दो नॉन रिएक्टिव गैसेस है A प्लस B, ये आपके कोई नॉन रिएक्टिव गैसेस है। नॉन रिएक्टिव मतलब कि A एंड B एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई C प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर देंगे, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसे दो गैसेस होंगे नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर मान लीजिए कि ये नॉन रिएक्टिंग दो गैसेस का एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में आपको जो टोटल प्रेशर गाइस होगा, टोटल प्रेशर वो किसके बराबर होगा?
वो सम ऑफ मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर आपका हो जाएगा जो टोटल प्रेशर। यही आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट देता है। सो अगर आप देखेंगे गाइज जो CO प्लस H2 है वो आपका जनरली रूम टेम्परेचर में CO प्लस H2 आपका नॉन रिएक्टिंग होते हैं, मतलब कि CO प्लस H2 रिएक्ट कर आपको किसी भी न्यू कंपाउंड नहीं देंगे एट रूम टेम्परेचर, तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो CO प्लस H2 पर आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब आपका H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करता है आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिलते हैं। जब आपका अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपको NH4Cl आपको मिलता है। जब अमोनियम क्लोराइड जब आपका NO प्लस O2 रिएक्ट करता है तो आपको 2NO2 मिलता है, आपको ये पता है। सो दैट्स आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब चलिए मूव कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपको पूछ रहा है कि तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ए साइक्लोएल्केन इज, साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये मान कर चले कि आपको साइक्लोएल्केन के जनरल फॉर्मूला अभी याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे आंसर निकालोगे। तो साइक्लोएल्केन का एक बढ़िया एग्जाम्पल तो होता है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। आपको साइक्लोएल्केन का एग्जाम्पल पता होगा साइक्लोब्यूटेन। एंड साइक्लोब्यूटेन दिखता कैसा है कि ऐसा दिखता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करें, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, C4। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि सर आपका जो कार्बन होता है उसके अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स था तो बाकी 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, सेम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो चारों कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन, मतलब कि C4H8 आपका साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, जनरल फॉर्मूला आपका आ रहा है CnH2n, मतलब कि 4 into 2, इसकी 4 का 2 टाइम्स, मतलब CnH2n आपका जनरल फॉर्मूला होता है आपका साइक्लोएल्केन के लिए। तो आपका आंसर बन जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज CnH2n। ओके, यस। तो अब चलते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कशन कर लेते हैं। इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल बिटवीन द कार्बन एटम्स देयर आर, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका 2005 में आया था, ठीक है। मतलब कि सेम क्वेश्चन तो नहीं आया था एकदम, मतलब ये एसिटिलीन के कंसेप्ट हम डिस्कशन किया था, एक क्वेश्चन ऐसा एसिटिलीन के रिलेटेड आया था उस टाइम, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, चलिए देख लेते हैं पहले एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखता है। देखिए एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन या इसका नॉर्मल नेम होता है इथाइन, ठीक है। ये एक अल्काइन क्लास ऑफ कंपाउंड होता है एसिटिलीन। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि द कार्बन एटम्स देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब कि जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनमें आपका कैसा आपका बॉन्ड टाइप्स है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये जो ओनली ये बॉन्ड को आपको काउंट नहीं करना है कि ये जो बॉन्ड है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन है। आपको क्वेश्चन में पूछा है एक 2 कार्बन के बिटवीन में जो बॉन्ड है उनके ऊपर कमेंट कीजिए आप। तो 3 बॉन्ड्स हैं एंड आपको पता है जब आप मतलब कि आपको पता है कि जब आप सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स होता है। एंड जब आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा तो वहां पर आपको याद रखना चाहिए कि सेम 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा एंड बाकी के जो 2 बॉन्ड्स रहेंगे वो पाई बॉन्ड्स रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर 1 आपका सिग्मा बॉन्ड है, 1 आपका सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 आपका पाई बॉन्ड है, 2 आपका पाई बॉन्ड है। तो चेक कर लीजिए कि इसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल बिटवीन द कार्बन एटम्स देयर आर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो गाइस आई होप कि आज हम सक्सेसफुली 20 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन कर पाए होंगे एंड आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन पीछे का कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। आपका अच्छा खासा जो आपका जो प्रिपरेशन में आपका बूस्टअप आया होगा एंड आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 आएगा तो वहां पर हम नेक्स्ट जो 20 मतलब 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गाइज आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए गाइज। ऑल द बेस्ट।